गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक इस अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह अध्याय, इस भाग पर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें तो इस प्राचीन भारत के दो महाकाव्य मतलब रामायण और महाभारत, ये दो काव्यों में मतलब इन दो महाकाव्यों की रचना जिस उद्देश्य पर हुई है ना, और ये दो महाकाव्यों की प्रभाव, ठीक है, लोगों पर जिस तरह हुआ, और तो इस भारतीय लोग रामायण और महाभारत, ठीक है, ये दोनों महाकाव्य को उन्होंने जिस तरह आदर से देखते हैं, यह पूरा विषय, ठीक है। और कवि यह भी कहता है कि ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। जिस तरह लोग आदर से देखते हैं और वह जिस तरह लोगों पर प्रभाव डाल दिया है, यह सब देखकर कवि अंत में यह एक वाक्य उपयोग करते हैं कि ये दोनों क्या है, मतलब महाभारत और रामायण, ये दोनों काव्य भारतीय लोगों के जीवन का एक अंग बन गए, मतलब एक भाग बन गए हैं। यहाँ तक इस अध्याय में चर्चा की थी बच्चों। आइए देखेंगे आगे लेखक जी मतलब नेहरू जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है मतलब प्राप्त है, ठीक है। ठेठ मतलब बोलचाल की भाषा, विभिन्न श्रेणियों की मतलब अलग अलग भाग के ठेठ मतलब बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा। इनमें हमें मतलब ये दो काव्यों में महाकाव्यों से, तो इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए, सांस्कृतिक विकास मतलब उन्नति विकास के विभिन्न श्रेणियों के मतलब अनेक भागों के लिए बोलचाल भाषा की मतलब ठेठ भारतीय ढंग से एक सामग्री उपलब्ध है। भारतीय ढंग से, ढंग मतलब पद्धति, ये भारतीय पद्धति से हमें क्या है, एक सामग्री प्राप्त है, उपलब्ध है। अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए, देखो देहात मतलब उससे हमें एक उपलब्धि मतलब एक सामग्री उपलब्ध है। मतलब इन दो महाकाव्यों से हमें क्या हुआ है, एक सामग्री क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। वह क्या है, देखो अर्थात मतलब क्या है कहते हैं उन्होंने, उच्चतम बुद्धिजीवी से मतलब उच्चतम ज़्यादा से ज़्यादा होशियार लोगों से, शार्प बोलते हैं ना, वे उच्चतम बुद्धिजीवी से भारतीय ढंग से, ठीक है, बुद्धिजीवी से क्या कहते हैं उन्होंने, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए, देहाती मतलब गांव का संबंध, देहाती गांव का संबंध, गांव मतलब हಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़, गांव में लोग होते हैं ना, अनपढ़ लोग मतलब अशिक्षित लोग, शिक्षित नहीं अशिक्षित लोग को भी क्या होना चाहिए, तो उसका उपयोग होना चाहिए। तो ऐसा एक सामग्री उपलब्ध हो।
उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर, मतलब बुद्धि से ज़्यादा शिक्षित लोग, अशिक्षित अशिक्षित शिक्षित, अशिक्षित मतलब अनपढ़ लोग, शिक्षित मतलब एजुकेटेड बोलते हैं ना, ऐसा साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, इनके द्वारा मतलब इसकी सहायता से हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बंटे समाज को एकजुट रखते थे। तो प्राचीन भारत जिस तरह का था, देखो उधर इनके द्वारा क्या वह एक उपलब्धि इन लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहते हैं उन्होंने, ऊपर देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, वह कौन सा है, तो उसकी सहायता से इधर क्या हुआ, कहते हैं उन्होंने इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का, ठीक है, आदिकाल के भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है। मतलब उन लोगों के बीच में जो रहस्य था, ठीक है, वे लोग जिस तरह जीते थे, उन लोगों के बीच में जो क्या रहस्य का विषय था वह हमें समझ में आता है। क्या था, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित मतलब अलग अलग, अनेक रूपों में अलग अलग और जात पात की ऊंच नीच में बंटे समाज को एकजुट करते थे। एकजुट मतलब मिलाना, ठीक है। अब अनेक भेदभावों से लोग अलग अलग हुए तो उन लोगों को एकजुट करना मतलब इकट्ठे मिलाना, एकजुट ಒಂದಾಗಿಸು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವವರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸೋದು, एकजुट मिलाना। क्या कहते हैं उन्होंने, ऐसे अनेक रूपों में अलग अलग हुए लोगों को एकजुट रखते थे। कौन कौन से, जिस तरह, किस कारण से अलग अलग, कहते हैं देखो, अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में, अनेक भेदभावों से लोग क्या हुए थे, अलग अलग हुए थे। बंटे समाज को, बंटे मतलब बांटना, बांटना, इसका क्या होता है, क्या कहते हैं आप, अलग अलग हुआ, ಹಂಚುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸು। बंटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके भेदभावों को सुलझाते थे। सुलझाना मतलब सुलझाना कहते हैं किसी समस्या, किसी मामले का हल निकालना, समस्या, किसी समस्या का हल निकालना, समस्या का हल निकालना मतलब कोई समस्या हो तो उसे क्या करना है, हल करना, समस्या बಗೆಹರಿಸಿ। एकजुट रखते उनके मतभेदों को सुलझाते, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में क्या भेदभाव है, ठीक है, क्या समस्या है, उसके बारे में सोचकर क्या करना है, उसे हल करना। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करना प्रयत्न किया। सभी लोग मिलकर, मिलजुल कर, एकजुट होकर, ठीक है, इकट्ठा होकर एकता से जीने के लिए उन्होंने क्या किए, प्रयत्न किए। एकता से मतलब एकजुट होकर सभी लोग, सभी भेदभाव दूर करके, ठीक है, हम सभी एक है, इस तरह अनेक भावों से वे बच्चे सभी लोग जीने के लिए उन लोगों को उन्होंने क्या किए, प्रेरित किए। तो ऐसा एक स्वभाव लोगों के मन में पैदा करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए, जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया। तो क्या उन्होंने प्रयत्न किए, यह क्या हुआ, अनेक भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। तो उसका प्रभाव क्या हुआ, अनेक लोगों पर हो, ठीक है। और जो लोग इस तरह भेदभाव में अलग अलग थे, उन लोगों पर क्या हुआ,
यह प्रभाव डाल दिया। क्या प्रभाव? वे लोग क्या कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, वो प्रयत्न का फल लोगों पर क्या हुआ? ಛಾ गया। ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ರಿ। ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು। मतलब सभी लोग उसे समझकर क्या किया उन्होंने, मन में जो भेदभाव थे, जिन बुरे गुणों से वे लोग अलग अलग थे, वह सभी निकाल कर उन्होंने क्या किए, एकता से जीने के लिए तैयार हो गए। और लोगों के मन में जो भेदभाव है वे सभी दूर हो गए और बराबर बना रहा। सभी लोग क्या किए, तो क्या वह प्रयत्न से लोगों का मन बदल गया। सभी मन में जो बुरे गुण थे निकाल कर क्या किया उन्होंने, बराबर बना रहा। तो एक अच्छी तरह एक रास्ते पर लोग क्या किए, चलने लगे। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। भारतीय पुराकथाएं मतलब कथाएं बोलते हैं ना, पौराणिक कथाएं, ठीक है, मतलब आदिकाल से आया हुआ वह कहानी। उदाहरण के लिए अब महाभारत रामायण है, ठीक है, पुराकथाएं। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं, ठीक है। सीमित मतलब वे महाकाव्य क्या आया है, वो महाकाव्य में क्या कहानी है, वही वह समाप्त नहीं हो, वह सीमा नहीं है, बॉर्डर, समझ में आ रहे ना, सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है, समझ में आ रहे ना। तो महाकाव्यों के क्या, महाकाव्य में क्या विषय है, वही वह उसका सीमित रूप नहीं है, वही उसका बॉर्डर नहीं है, पुराकथाएं का बॉर्डर नहीं है। तो वह या उसका इतिहास, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। तो उधर ही वह खत्म नहीं हुआ, ठीक है, वह बॉर्डर नहीं है, सीमित रूप से वह खत्म नहीं हुआ है। तो उसका इतिहास, ठीक है, वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती है। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर काल्पनिकों की रचना इनके आधार पर की है। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, तो उसका अंत या वह इतिहास का अंत वे दो महाकाव्यों में खत्म नहीं हुआ। तो महाकाव्य में जो विषय है वह सीमित विषय नहीं है, समझ में आ रहे ना। तो उससे भी ज़्यादा क्या है, उसका इतिहास, ठीक है, आगे गया है। तो उससे क्या होता है, अनेक रूप आकारों से संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। कवियों ने, ठीक है, नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं में रचना इनके आधार पर की है। अनेक नाटककार हो, साहित्यकार हो, ठीक है, कवियों ने हो, ठीक है, इसका उपयोग लेकर उन्होंने क्या किए हैं, उनके आधार पर अनेक रचना की, समझ में आ रहे ना। अब उदाहरण के लिए महाभारत एक काव्य है, ठीक है, तो उससे या वह पढ़कर अनेक कवि हो या लेखक हो क्या करते हैं, अपने हाथों से रचनाएं लिखते, समझ में आ रहे ना। उदाहरण के लिए क्या हुआ है, वह एक महाकाव्य क्या है महाभारत का, अब क्या हो रहा है, टीवी में उसका सीरियल चल रहा है, समझ में आ रहे ना। उस महाकाव्य का उपयोग इधर क्या हुआ, एक डायरेक्टर लिया, समझ में आ रहे ना। तो इस तरह उन्होंने क्या कहते हैं, नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अब जब महाभारत हुआ है उस समय हम कोई नहीं थे, सिर्फ हमारी वह कल्पना। उसी तरह उधर कवि या लेखक जी का वो क्या है, कल्पना है। तो इस तरह हुआ होगा, समझ में रहे ना। उन्होंने कल्पना करके क्या किया है, रचना की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीरगाथात्मक है, समझ में रहे ना। अधिकांश पुराकथाएं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा
पौराणिक कथाएं क्या है? प्रचलित कहानियाँ और प्रचलित कहानियाँ। पौराणिक कथाएं, कथा मतलब स्टोरी, अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक अधिक पुरा कथाएं और प्रचलित कहानियाँ, प्रेजेंट कहानियाँ वीर गाथात्मक है, मतलब साहस साहस कहानियाँ हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है। अब जानते हो महाभारत क्या है? धर्म की कहानी है। हम धर्म पर चले तो हमारी अंत नहीं होती, हम जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए आप उधर देख सकते हैं, पांडवों ने हमेशा उन्होंने धर्म के पालन करते हुए जीवन चलाते हैं, तो उनको जीवन की पथ पर क्या होता है, बहुत सारे कष्ट आते हैं, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़े, अंत में उनका जीत हो जाता। वही कहते हैं उन्होंने, उनमें सत्य पर अड़े रहना मतलब हट हिड़ियों थे, डटे रहना, वही सत्य पर अड़े रहना और वचन के पालन का उपदेश दिया गया। अनेक या अब क्या ये अधिकांश पुराकथाएं, मतलब पौराणिक कथा हो या प्रचलित कहानियाँ हो, ये सभी वीर कथाएं हैं, मतलब साहस कहानियाँ हैं। फिर उन कहानियों में क्या विषय दिए गए उन्होंने? उनमें सत्य पर अड़े रहना, मतलब हमेशा सत्य का पालन करना। जितना भी जीवन में कष्ट आने दो, हम क्या करना है? सत्य का पालन करना है, अड़े रहना और वचन के पालन का उपदेश दिया है। क्या हम वचन देते हैं तो वचन का हम क्या करना है? जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए, तो वचन का पालन करना है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, उससे कौन सा भी कष्ट आने दो, उसका परिणाम कुछ भी होने दो, फिर हमें हमेशा जीवन में वचन पालन करने का हो या सत्य का पालन करना, ये गुण हमारे मन में हम क्या करना चाहिए? पैदा कर लेने के लिए कोशिश करना चाहिए। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। इसके साथ साथ जीवन में जितना भी कष्ट आने दो, हम हमेशा सत्य का पालन करना है और वचन निभाने का गुण हमारे मन में पैदा होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही इनमें जीवन पर्यंत, मतलब जीवन पर्यंत, जब तक हम जीते हैं तब तक जीवन पर्यंत, और मरणोपरांत, मरने के बाद भी वफादारी, साहस, वफादार मतलब नियत तो है, वफादारी, साहस और लोकहित के लिए हम जीवन पर्यंत और मरणोपरांत, मरने के बाद भी, ठीक है, हम जिस तरह जीवन चलाए हैं, वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। लोकहित के लिए मतलब इस देश की कल्याण के लिए हो, इस जगत या लोक का उद्धार के लिए हो, ठीक है, हमारे बलिदान की शिक्षा दी गई है। देश और देश भाषा के लिए हो, ठीक है, इस समाज के लिए हो, हम हमेशा हमारे हाथों से क्या होता है वह हम त्याग देने के लिए या बलिदान देने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। इस तरह अनेक विषय दी गई है। कभी कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गूंथे रहते हैं कि उनमें अलग नहीं किया जा सकता। देख लो, कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती है, ठीक है, ये कहानियाँ काल्पनिक कहानी होती है, अन्यथा या इसके अलावा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गूंथते रहते हैं, मिले रहते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन क्या विषय है या किस विषय से वो मिले हैं, तो उन विषय इस कहानी से अलग अलग करने के लिए नहीं होता, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। तो नेहरू जी हमें तो आज, ठीक है, इस विषय में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, इन कहानी क्या ये रचनाएं हैं, ठीक है, ये महाकाव्य है, इन काव्यों में किस विषय के बारे में विषय है, ठीक है, और दोनों महाकाव्य से हम क्या विषय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो कहानियों से, मतलब वो महाकाव्य से अनेक लोग क्या किए हैं, तो महाकाव्यों का उपयोग लेकर
अपना जीवन चला रहे, और हमें यह भी उन्होंने सीख देते हैं कि हम जीवन में कभी भी क्या करना है, सत्य का पालन करना है, ठीक है, और वचन का भी पालन करना है। तो यह अनेक विषय हमें समझाने के लिए कोशिश की है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक रहने दो, आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।